नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। स्वागत है सभी साथियों का। जुड़ जाइए सभी लोग मेरे साथ में। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है, सब लोग मस्त हैं, शानदार, जबरदस्त है भाई। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले साथियों हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां तथा भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। जैसे बोली क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा भ्रंश, अवहट्ट, इन सब के बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, ये भी जानेंगे। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, कितनी बोलियां होती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और खास बात ये होगी, ये क्लास आपको शानदार, जबरदस्त, कम समय में पूरा का पूरा आपको 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट मिलने वाला है। जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं भाई हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां संबंधित। जैसे हम शुरुआत करें भैया भाषा के, मैंने कहा ना भाषा के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि यहां से फिर एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए देखते हैं भाई, बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है साथियों? भाषा की बात करें साथियों, भाषा क्या होती है? कहेंगे सर भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे? संस्कृत के भाषा धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है साथियों? संस्कृत के भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति या बोलना। क्या होता है भाई? वाणी की अभिव्यक्ति या बोलना होता है। अब आगे बात करते हैं साथियों, भाषा कैसी होती है? कहते हैं सर भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है साथियों? परिवर्तनशील होती है। ये मेरी पेड क्लास की तरह है पूरा, है ना। भाषा क्या होती है साथियों? परिवर्तनशील होती है। अब अगर बात करें साथियों, भाषा अन्य भाषा से क्या ग्रहण करती है? भाषा अन्य भाषा से क्या ग्रहण करती है अगर बताया जाए तो याद रखिएगा, भाषा अन्य भाषा से क्या ग्रहण करती है? शब्दावली ग्रहण करती है। क्या ग्रहण करती साथियों? शब्दावली ग्रहण करती। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि हिंदी की कौन कौन सी भाषा से शब्द ग्रहण करती है। जैसे आप अरबी भाषा के शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, फारसी भाषा के शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं से क्या ग्रहण की है? शब्दावली ग्रहण की। तो वैसे ही सारी भाषाएं क्या करती हैं? अन्य भाषाओं से शब्दावली ग्रहण करती हैं। आगे देखिएगा, भाषा जो होती है किसकी वाहिका होती है भाई? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भाषा किसकी वाहिका होती साथियों? भावों और विचारों की। किसकी वाहिका होती भाई? भावों एवं विचारों की क्या होती साथियों? वाहिका होती है। कौन? भाषा। अब परिभाषा की बात करें जो कामता प्रसाद गुरु ने दी है, परिभाषा क्या है? कहते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का क्या करता है भैया? आदान प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं भैया? भाषा कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु ने दी है। किसने दी है साथियों? कामता प्रसाद गुरु ने दी है। और आप देखेंगे भाषा के तत्व की बात करें, अच्छा कुछ किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में जो भाषा के तत्व होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। ध्वनि होता है, वर्ड होता है, शब्द होता है, और क्या होता है साथियों? वाक्य होता है। इसी को आप ध्वनि विचार कहते हैं, जिसमें आप भाषा विज्ञान से संबंधित स्वनिम पढ़ते हैं, श्वन पढ़ते हैं, है ना। वर्ड विचार पढ़ते हैं भाई। इसके अलावा शब्द विचार, जिसी को आप पद विचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पद विचार भी कहते हैं। और वाक्य विचार भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषा के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि व्याकरण के कितने तत्व होते हैं तो बताइएगा व्याकरण के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से साथियों? वर्ड विचार होता है, शब्द या पद विचार होता है, तीसरा क्या होता है? वाक्य विचार होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों? वाक्य विचार होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भाई भाषा की इकाइयां क्या है। इससे भी एग्जाम में आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऑलरेडी यूपीटीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि भाषा की कौन कौन सी इकाई होती है, कौन छोटी होती है, कौन बड़ी होती है। आइए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते। जैसे भाषा की इकाइयों का देखा जाए स्वरूप थोड़ा सा जो तत्व के रूप में है, तो ये 4 तत्व हैं जो मैंने आपको बताया अभी पीछे, यहां पर बताया मैंने। ये 4 तत्व हैं, इन्हीं के बारे में यहां पर मैंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दिया है। देखिएगा भैया, ध्वनि है। ध्वनि क्या है साथियों? भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई। भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? कहेंगे सर जी ध्वनि है। अच्छा, वर्ड की बात करें साथियों, ध्वनि का वह आंशिक रूप जो अखंडित हो या जिसका खंड न हो उसे क्या कहते हैं भैया? वर्ड कहते हैं। और वर्ड क्या है? भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई। वर्ड क्या है साथियों? भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? कहेंगे सर जी वर्ड है। और कहा जाता है कि वर्डों का सार्थक समूह क्या कहलाता है साथियों? शब्द कहलाता है। और इसीलिए जो शब्द है वो सार्थक समूह होने कारण, यानी सार्थक अर्थ प्रकट करने के कारण शब्द को क्या कहा जाता है भैया? भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है साथियों? शब्द है। उसके बाद इसी शब्द की बात करें, शब्दों का समूह या शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? कहते हैं सर जी वाक्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में अगर परिभाषा दे
वाक्य की, तो कहते हैं दो या दो से अधिक पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और वाक्य से किसकी पहचान होती है साथियों? भाषा की पहचान होती है। वाक्य से किसकी पहचान होती है भैया? भाषा की पहचान होती है। इसका मतलब है कि भाषा की सार्थक एवं सबसे बड़ी इकाई कौन कहलाती है? कहेंगे सर जी वाक्य कहलाती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है साथियों? क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। या सार्थक इकाई पूछे तब भी आप बताइएगा क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती। अब देखिएगा भाषा की इकाइयों का क्रम। भाषा की इकाइयों के क्रम की बात करें साथियों, भाषा की इकाइयों का कौन सा क्रम है? कहेंगे सर जी बढ़ते क्रम है। कौन सा क्रम है भाई? बढ़ते क्रम में है भैया। ठीक है, ध्वनि और वर्ण है। ध्वनि और वर्ण के बाद क्या आया? अक्षर आया। अक्षर की बात करें साथियों, अक्षर क्या है? यह सवाल बनता भी है। अक्षर भाषा की अविनाशी इकाई है। अक्षर क्या है साथियों? भाषा की अविनाशी इकाई है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जो एक झटके में बोला जाए परंतु पूर्ण अर्थ प्रकट न करता हो, उसे क्या कहते हैं भैया? अक्षर कहते हैं। और अक्षर को ही शब्द का रूप दिया जा सकता है जब वो सार्थक अर्थ प्रकट करे। ठीक है, आगे देखिएगा, शब्द से बड़ी इकाई क्या होती है? पद होती है। उसके बाद क्या होती है साथियों? पदबंध होती है। उसके बाद बड़ी इकाई क्या होती है? उपवाक्य होती है। और फिर क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं, इसके बाद बात करें साथियों किसके बारे में? भाषा के प्रकार के बारे में। सवाल बनता भी है अक्सर कि भाषा के प्रकार क्या क्या होते हैं भाई। देखिएगा, भाषा के प्रकार की जब बात करें साथियों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कुछ किताबों में 2 प्रकार भी हैं, तो गलत नहीं है। मुख्यतः 2 ही प्रकार माने जाते हैं जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरी भाषा जो होती है वो ब्रेल लिपि के अनुसार होती है, देवनागरी लिपि के अनुसार नहीं रखते हैं उसको। तो याद रखिएगा, वैसे भाषा के जो प्रकार नॉर्मल रूप से कहा जाता है वो 3 प्रकार। एक मौखिक भाषा होती है, दूसरी क्या होती है दोस्तों? लिखित भाषा होती है, तीसरी क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। तीसरी क्या होती है दोस्तों? सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक भाषा क्या करती है दोस्तों? इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। मौखिक भाषा क्या करती है भाई? देखिएगा जरा, कहते हैं मौखिक भाषा व्याकरण का प्रयोग नहीं करती। जो मौखिक भाषा होती है साथियों वो व्याकरण का प्रयोग नहीं करती है। सही बात है, हम बोलने में कहां व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं? कहीं भी लग रहा है हम व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं? व्याकरण का प्रयोग करते, जो पदों का क्रम है वो सही ढंग से करते, आगे पीछे नहीं करते हैं। आगे देखिएगा भाई, ये क्या होती है? सबसे सरल होती भाई। जब व्याकरण का प्रयोग नहीं करते तो जाहिर सी बात है सबसे सरल भाषा कौन सी होगी? कहेंगे सर मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा होती है। आगे देखिएगा, लिखित भाषा की बात करें दोस्तों, लिखित भाषा व्याकरण का प्रयोग करती है। और कहा जाता है कि जो भाषा व्याकरण का प्रयोग करती है उस भाषा को परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित का मतलब होता है भैया पूरी तरह से शुद्ध। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं भैया? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, या परिमार्जित भाषा कहते हैं, या साहित्यिक भाषा कहते हैं, या साथियों क्या कहते हैं? मानक भाषा भी कहते हैं। तो एक सवाल मेरा बनता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी लोग बताइए कि मानक भाषा जो होती है, कौन सी भाषा? मानक भाषा के रूप में तो आप समझ चुके हैं जो भाषा व्याकरण का प्रयोग करती है। तो एक सवाल बनता है, हिंदी की मानक भाषा या हिंदी की मानक बोली कौन सी है? जो हिंदी की राजभाषा के, हिंदी को राजभाषा के रूप में व्यक्त करने के लिए एहसास दिलाती है या मजबूर करती है कि यही राजभाषा होगी, वह कौन सी बोली है जो मानक भाषा के रूप में स्वीकृत कर ली गई है? जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में साथियों। सांकेतिक भाषा कहते हैं सबसे कठिन भाषा कौन सी होती? सर सांकेतिक भाषा होती। इसका अपना खुद का एक व्याकरण होता है जो जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता वो महसूस करके मॉन्टेसरी विधि के द्वारा अध्ययन करते हैं, वो है भैया इनका अपना व्याकरण होता है। ब्रेल लिपि इसी के अंतर्गत आती है, जैसा कि मैंने कहा भी था। तो ये 3 तरह से भाषा के क्या हो गए साथियों? प्रकार हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश में भाषा का प्रयोग, किसी देश में भाषा के प्रयोग की जब बात करें, खास करके अपने देश की बात करें, अपने देश में एक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सी भाषा का भैया? राष्ट्रभाषा का। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की साथियों कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसीलिए हमारे देश में राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल 2 रूपों का प्रयोग किया जाता है, एक बोली का और दूसरा किसका भैया? राजभाषा। आइए अब हम लोग बोली के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे क्या होती है बोली। देखिएगा जरा ध्यान से, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा का अन्य नाम क्या है? क्षेत्रीय भाषा का अन्य नाम क्या है दोस्तों? अगर आप इसको देखें, क्षेत्रीय भाषा का अन्य नाम क्या है? तो क्षेत्रीय भाषा का अन्य नाम क्या है साथियों? बोली है। इसी को स्थानीय भाषा भी कहते हैं, इसी को देशज भाषा भी कहते हैं, इसी को साथियों क्या कहते हैं? आंचलिक भाषा भी कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं साथियों, आंचलिक भाषा भी कहते हैं। अब इसके क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं, परिभाषा देखिएगा, किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है साथियों, क्षेत्रीय भाषा कहलाती है, जिसमें भोजपुरी आती है। भोजपुरी एक क्षेत्र निश्चित भूभाग में बोली जाती है, पूर्वांचल क्षेत्र की तरफ बोली जाती है ना। खड़ी बोली किधर बोली जाती है भैया, मेरठ की तरफ बोली जाती है, अवधी लखनऊ की तरफ बोली जाती है। इसके अलावा कन्नौजी हरदोई हो गया, हरदोई जो है कानपुर इधर बोली जाती है क्या भैया, कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में बोली जाती है। बुंदेली की बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या बोली जाती है, कहेंगे सर बुंदेली बोली जाती है। एक निश्चित भूभाग है जहां पे बोली जाती है भाई। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें क्षेत्रीय भाषा की तो याद रखिएगा क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत जो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी की कुल बोलियों की संख्या कितनी है साथियों, 17 है। लेकिन आगे नोट में मैंने लिखा भी है, हरदेव बाहरी के अनुसार दक्कनी हिंदी हिंदी की एक बोली है। जो इस प्रकार हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी हो जाती साथियों, 18 हो जाती। अगर ऑप्शन में 18 रहे तो 18 आंसर सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 17 दिया है तो 17 सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिया 17 और 18 तो ज्यादातर अब जो चर्चा में है सबसे ज्यादा 18 माना जा रहा है, तो 18 सही हो जाएगा। इसके अलावा टेट का एग्जाम हुआ था उसमें 18 पूछा था, 18 ही सही है। खैर आगे बढ़ते भाई, भाषा का मूल रूप क्या कहलाता भैया, अगर आपसे पूछा जाए भाषा का मूल रूप क्या है तो भाषा का मूल रूप याद रखिएगा क्षेत्रीय भाषा है, या क्या कहते हैं साथियों, बोली कहते हैं। भाषा का मूल रूप क्या है तो याद रखिएगा भाषा का मूल रूप क्या है, कहेंगे सर जी बोली है। भाषा का मूल रूप क्या है साथियों, भाषा का मूल रूप क्या है अगर कहा जाएगा तो भाषा का मूल रूप क्या है साथियों, बोली है। भाषा का मूल रूप क्या है, कहेंगे सर जी बोली है। किसका, भाषा का मूल रूप है। देखो भैया बोली हो गई, बोली के बाद क्या आती है साथियों, बोली के बाद अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा बोली हो गई, बोली के बाद क्या है, उपभाषा। या अच्छा उपभाषा का एक नाम और भी है भाई, विभाषा है। विभाषा के आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग विभाषा के बारे में जानेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो भैया कहते क्या है, विभाषा को क्या कहते हैं भाई, देखिएगा जरा ध्यान से, कहते हैं बोली का व्यापक एवं विकसित रूप। बोली का एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है कि बोली का व्यापक या विकसित रूप क्या कहलाता है, तो बोली का व्यापक या विकसित रूप क्या कहलाता है साथियों, उपभाषा कहलाता है ना। क्या कहलाता भाई, उपभाषा कहलाता है। और हिंदी में कितनी उपभाषाएं होती है साथियों, 5 उपभाषाएं होती हैं। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं भैया, 5 उपभाषाएं हैं। उनके नाम देखिएगा कौन कौन है, राजस्थानी हिंदी है, कौन सी हिंदी है भाई, राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नीचे क्या लिखा हुआ है, तो भाई राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां भैया, 4 बोलियां हैं, है ना। पश्चिमी हिंदी में कितनी है, 5 है, प्लस दक्कनी को जोड़ देते तो 6 हो जाती हैं। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 3 है। बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं। और पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां साथियों, 2 बोलियां हैं। तो इस प्रकार टोटल 17 होती हैं, लेकिन 1 प्लस अगर दक्कनी जोड़ेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगे। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां हैं तो आप बताएंगे 4 हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी है, 5 है। अगर पूछा जाए कि हरदेव बाहरी के अनुसार कितनी, तो कहेंगे सर 6 हैं। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 3 हैं। बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 3 हैं। और पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां, 2। कुमाऊनी और क्या हो जाती हैं, गढ़वाली। अब हम लोग आगे बढ़ते भाई, अब बात करते हैं राजभाषा के बारे में। बोली और उपभाषा आपने देख ली। अब सवाल आता है सर जी राजभाषा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आइए राजभाषा के बारे में देखते हैं। राजभाषा में क्या क्या है, जो तथ्य पूछे गए एग्जाम में है वही यहां पर है लिखे हुए। देखिए जैसे पहला, सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, कहेंगे सर जी राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है साथियों, राजभाषा कहलाती है। आगे देखिएगा, इसको मान्यता कब मिली, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा। आप सारे बच्चों ने अगर दिया पेपर तो आपके एग्जाम में आया होगा। नहीं तो अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो जो आप अगर सॉल्व करते तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और 14 सितंबर 1949 को क्या मिली थी भैया, इसको मान्यता मिली थी। किस भाषा के रूप में, कहेंगे सर जी राजभाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में मिली थी मान्यता, राजभाषा के रूप में। आगे देखिए, दिवस क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है भैया 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस अभी हाल ही में था 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 10 जनवरी को मनाया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें साथियों, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 343(1) के तहत भारत की राजभाषा क्या है साथियों? हिंदी है। यही वजह है कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की राजभाषा क्या है साथियों? हिंदी है। कौन आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 343(1). ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। आगे देखिएगा, इसकी लिपि क्या है साथियों? देवनागरी है। लिपि क्या है? देवनागरी है, जिसमें 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं भैया? 52 वर्ड होते हैं, 52 लिपि अक्षर होते हैं। आगे देखिए, आर्टिकल 343 351 तक किसका वर्णन है भैया? राजभाषा का वर्णन है। और आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है भैया, है ना, इंपॉर्टेंट है भैया ये। आगे देखिएगा, आर्टिकल 345 क्या करता है? राज्य सरकार को राजभाषा चुनने का अधिकार देता है। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा 1989 में यानी 1989 में क्या बनी थी? उर्दू बनी थी। 1989 में क्या बनी थी साथियों? उर्दू बनी थी। क्या? उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा, है ना। अब बात करते हैं साथियों, संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? कहेंगे सर जी 22 भाषाएं हैं। संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं भैया? 22 भाषाएं हैं। आगे देखिए, आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अंग्रेजी प्रयोग करने का क्या देता भैया? अधिकार देता है। क्या देता भाई? अंग्रेजी प्रयोग करने का क्या देता साथियों? अधिकार देता है। यह भी ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी प्रयोग करने का क्या देता भाई? अधिकार देता है। आगे नोट में देखिएगा ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा, जैसा कि मैंने बताया भी है, कब बनी भैया? 1989 1989 में बनी थी, है ना। आगे देखिएगा, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था भैया? 1955 में, कुछ लोग 1954 बता देते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? बीजी खेर थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? बीजी खेर थे। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है भैया। कौन है? आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषा के आधार पर अलग हुआ था। और कब हुआ था भैया? 1953 में। लेकिन पूर्णतः जो मान्यता दी गई 1956 में दी गई, अलग 1953 में हो गया था। तो अब जो है यूपीटीपीएससी के जो है कि यूपीटीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे आंसर 1956 था। इसी वजह से यहां पे देखो 1956 मैंने लिखा है, वैसे अलग 1953 में हो गया था। ठीक है, आप जानते हैं अनशन पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे पुट्टी श्री रामवल्लू, उनका जो है कि आकस्मिक निधन हो जाता है आमरण अनशन करते वक्त ही, जिसकी वजह से दंगे शुरू हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने आनंद फानन में तो फैसला किया कि आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाए ताकि दंगे को रोका जा सके। इसी वजह से 1953 में अलग हो गया भाषाई आधार पे। तो अन्य राज्य भी विरोध करने लगे, जैसे हरियाणा पंजाब में विरोध होने लगा। तो इसका नतीजा ये निकला कि भैया राजभाषा आयोग का गठन किया जाए और 1955 में गठन होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं भैया? बीजी खेर बनते हैं। अच्छा, कुछ किताबों में बीजी 1954 भी दे दिया गया है, लेकिन 1955 जो सही लगा हमें वही बता दिया मैंने। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भैया भाषा परिवार के बारे में। भाषा परिवार से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की, आइए जानते हैं भाई। भारत में 4 भाषा परिवारों का प्रयोग किया जाता है। कितने भाषा परिवारों का? 4। कौन कौन से भैया? भारोपी परिवार है, द्रविड़ परिवार है, चीनी तिब्बती परिवार है, और क्या है साथियों? और एक है आस्ट्रिक परिवार, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, उसकी बात हो रही है। भाषा परिवार किसे कहते हैं? आपस में संबंधित भाषाओं को क्या कहा जाता है साथियों? भाषा परिवार कहा जाता है। जो आपस में एक दूसरे से क्या ले लेते हैं भाई? शब्द और बोलने में टोन उनका लगभग सेम लगता है, तो वे क्या हो जाती है? एक हो जाती है। जैसे भारोपी परिवार की बात करें साथियों, भारोपी परिवार में क्या आती है भैया? भारोपी परिवार का अन्य नाम क्या है? आर्य भाषा परिवार भी है, जिसमें भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, बांग्ला है, उड़िया, और क्या है दोस्तों? असमिया है। क्या भाई? अंग्रेजी है और क्या है भैया? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, बहुत सारी, जर्मन भी है, लैटिन भी, सारी भाषाएं इसी में शामिल की जाती है। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिएगा, बात करें द्रविड़ परिवार की। द्रविड़ परिवार को दक्षिण भाषा परिवार भी कहा जाता है, जिसमें आपकी साउथ की यानी दक्षिण भारत की बोलियां आती हैं। जैसे भाषाओं की बात करें, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, और क्या है साथियों? तमिल कहां बोली जाती है? तमिलनाडु में। तेलुगु कहां बोली जाती है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है। मलयालम केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। इसके अलावा कन्नड़ कहां बोली जाती है? कर्नाटक में। चीनी परिवार में क्या आती है भैया? मंडारिन है, जो कहां बोली जाती है? चाइना में बोली जाती है, चीन में बोली जाती है।
तिब्बती की बात करें, तिब्बत क्षेत्र में क्या बोली जाती है? तिब्बती बोली जाती है, जिसको नाग भाषा भी कहा जाता है। आगे देखिएगा म्यांमार वर्मा में क्या बोली जाती है भैया? बर्मी बोली जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? चीनी भाषा का नाग भाषा परिवार है। और ये नाग भाषा परिवार नाम किसने दिया था साथियों? राजेंद्र सिंह ने दिया था। नाम किसने दिया था साथियों? राजेंद्र सिंह ने नाम दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। किसने नाम दिया था भैया? राजेंद्र सिंह ने इसका नाम दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करें साथियों इसके बारे में। देखिएगा यहां पे आष्टिक परिवार में आप देख पा रहे होंगे, आष्टिक परिवार में क्या आ जाता भाई? आष्टिक परिवार की बात करें साथियों, इसमें हामी सामी परिवार भी इसका नाम है, इसमें दुर्रानी भाषा है, निकोबारी है, खासी। मैंने जैसा कहा भी था, जनजातियों की जो भाषा है, पहाड़ी भाषा है, वो इसमें शामिल कर ली जाती है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अगर भारत में किस भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है? कहते हैं सर बारोपी परिवार का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे द्रविड़ परिवार है, तीसरे नंबर पे आष्टिक परिवार है, चौथे नंबर पे क्या है? चीनी परिवार है। इससे कुछ संबंधित तथ्य भी आपको देखने को मिलेंगे। अब समय की बात करें साथियों, इसका समय क्या क्या है? कितने? आगे देखते हैं भैया, आर्य भाषा के समय की बात करें, आर्य भाषा का समय क्या है साथियों? आर्य भाषा का समय, इससे क्वेश्चन खूब पूछा गया है। 1500 ईसा पूर्व में, यानी प्राचीन आर्य भाषा का जो समय है वो क्या है साथियों? 1500 ईसा पूर्व है। क्या है? 1500 ईसा पूर्व है, जिसमें भाषा क्या है साथियों? संस्कृत थी। उस समय की भाषा संस्कृत थी, जिसमें वैदिक संस्कृत पहले आई, उसके बाद कौन सी आई? लौकिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत का समय क्या है भैया? 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व है ना। और वहीं पर लौकिक संस्कृत की बात करें, इसका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है लौकिक संस्कृत का। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय क्या है साथियों? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। कब तक है भाई? 1000 ईस्वी तक है। और इसमें देखिएगा भाषा कौन कौन सी थी? पहले पाली आई थी, पाली 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। अपभ्रंश की बात करें 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। और अवहट्ट की बात करें 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी है। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे 900 ईस्वी क्यों हो गया? सवाल ये है, तो इसका इलाज भी बड़ा अच्छा है। दरअसल अपभ्रंश का जो क्षेत्र था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था और इसके अलावा राजस्थान का क्षेत्र था। लेकिन अवहट्ट की बात करें तो अवहट्ट का प्रभाव जो कहां पड़ता है भैया? बिहार की तरफ पड़ता है। इसी वजह से ये बीच में ही शुरुआत होगी, क्योंकि अपभ्रंश का जो लिखित साहित्य मिलता है वो 9वीं शताब्दी में मिलता है। शुरुआत कब मानी जाती है? 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, अब आधुनिक आर्य भाषा का जो समय माना गया 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा भैया, जिसमें हिंदी आती है और हिंदी की उत्तरोत्तर भाषाएं आती है। ये रहा भाई। ठीक है, अब देखिएगा इसमें देखिए भैया क्या है? परम तथ्य। परम तथ्य में वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अक्सर यूपीपीएससी के एग्जाम में नए प्रश्न के रूप में आया हुआ है। जैसे देखिएगा भैया, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है साथियों? विश्लिष्ट भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। इसके अलावा क्या है साथियों? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ये किसका नाम है भैया? हिंदी का। हिंदी को विश्लिष्ट भाषा भी कहा जाता है, वियोगात्मक भाषा भी कहा जाता है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा भी कहा जाता है ना। बात आगे करें साथियों, द्रविड़ परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक है, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। संस्कृत कैसी भाषा भैया? संश्लिष्ट भाषा है। चीनी परिवार की भाषाएं कैसी हैं भैया? अयोगात्मक है। कैसी है साथियों? अयोगात्मक है। अब सवाल आता है हिंदी की उत्पत्ति के बारे में, कि हिंदी की उत्पत्ति कब हुई? हिंदी की उत्पत्ति की जब बात आती है साथियों, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई भैया? सबसे पहले भाषा आई संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या आई? पाली आई, पाली के बाद क्या आई भाई? प्राकृत आई थी, प्राकृत के बाद क्या आई? अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद क्या आई साथियों? अवहट्ट आई, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी, यानी वर्तमान की हिंदी की नहीं बात हो रही है, पुरानी हिंदी जो उस समय थी उसकी बात है ना। अच्छा, वैदिक संस्कृत की बात करें भैया, अब संस्कृत में इसको तोड़ दे दो भागों में, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, वही हिंदी है। कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा नया करने के लिए ऐसे पूछ लेता है, नया प्रश्न करना होता है, संस्कृत हो गई, पाली हो गई, पाली के बाद प्राकृत हो गई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश हो गई, अपभ्रंश में कौन सी अपभ्रंश? सौरसेनी हो गई, सौरसेनी में कौन सी जो है कि उपभाषा होगी? पश्चिमी हिंदी होगी, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली होगी? खड़ी बोली। ये बोली की उत्पत्ति की बात है। जैसे मैंने कहा कि खड़ी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रश्न आ गया एग्जाम में, तो वहां पे आपको ऐसे बताना पड़ेगा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से क्या हो जाएगी? खड़ी बोली। एक बात याद रखिएगा, अगर कभी पूछे हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो याद रखिएगा अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अब आगे बारे में इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और बढ़िया तरीके से भैया। तो इन तथ्यों पर बात की जाएगी जिसका नाम क्या है भाई? परम तथ्य है।
जो बदलने वाला नहीं भैया। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देव भाषा कहा जाता है, प्राचीन भाषा कहा जाता है। गिरवाड़वाड़ी, गिरवाड़ का मतलब देवता होता है, इसलिए देववाड़ी कहते हैं इसको, है ना। वेद भाषा कहा जाता है क्योंकि सारे वेद इसी में लिखे गए हैं। आर्य भाषा भी कहते हैं। आदि जर्नी, हिंदी की आदि जर्नी पूछा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी में। हिंदी की आदि जर्नी किसे कहा गया? हिंदी की आदि जर्नी कहा गया किसको भैया? संस्कृत को कहा गया। उत्तराधिकारी कौन है? संस्कृत के उत्तराधिकारी किसे माना जाता है भैया? हिंदी को माना जाता है। एक ऐसी भाषा भाई आदि भाषा है। अब पाली के बारे में क्या है भैया? पाली के बारे में अगर आप जानेंगे तो पाली में एक चीज ध्यान रखिएगा कि पाली को संस्कृत का क्या कहा जाता है साथियों? अपभ्रंश कहा जाता है। पाली को क्या कहा जाता है भाई? संस्कृत का अपभ्रंश कहा जाता है। बौद्ध साहित्य की क्या है साथियों? भाषा है। किसकी भाषा है भैया? बौद्ध साहित्य की भाषा है। और भारत की प्रथम भाषा भी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम भाषा किसे कहा जाता है? कहेंगे सर पाली को। ठीक है। महात्मा बुद्ध के ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए भैया? पाली भाषा में दिए। और प्राकृत भाषा में ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता है। जैन साहित्य की भाषा थी ये प्राकृत भाषा। और पाली का क्या कहा जाता है? इसे पाली का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? कहेंगे सर प्राकृत को कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं भैया अपभ्रंश के बारे में, जो सबसे ज्यादा ज्ञान में प्रश्न बनता है। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से बनता भी है कि हिंदी का बिगड़ा रूप क्या है? अपभ्रंश का अर्थ है भाई। प्राकृत का अपभ्रंश किसे कहा जाता है भैया? अपभ्रंश को ही कहा जाता है। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है भाई? हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी की आदि जननी क्या है साथियों? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? कहेंगे सर अपभ्रंश से हुई है। स्वर इसमें कितने हैं? 8 है। और व्यंजन कितने साथियों? 29 है। इधर मैंने स्वर का लिखा भी है, आप देख सकते हैं आराम से। पहला कवि कौन माने जाते हैं भैया? स्वयंभू माने जाते हैं, है ना। पहली रचना कौन सी है? पौमचर्यु है, जिसे राम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। राम काव्य। अब पूछा जाता है अपभ्रंशित राम काव्य किसने लिखा? तो कहेंगे स्वयंभू ने लिखा। अपभ्रंशित कृष्ण काव्य किसने लिखा? कहेंगे सर पुष्पदंत ने लिखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। आगे देखिएगा, प्रथम उल्लेख कहां मिलता है भैया? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहां मिलता है भैया? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में पहला उल्लेख किसका मिलता है? कहेंगे सर अपभ्रंश का पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है। बाकी स्वर देख लीजिएगा, अ आ ई उ और ए ओ है। अ और औ का प्रयोग स्वर में नहीं किया गया है। व्यंजन कितने हैं साथियों? 29 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे प्राचीन अपभ्रंश कौन सी है? कहेंगे सर सबसे प्राचीन अपभ्रंश कौन सी है? शौरसेनी है। क्लियर है भाई? इतना आपको लग रहा है क्लियर हो चुका होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी जो है कि ये सारी चीजें इतने बता रहे। भैया देखो, ये पेड की तरह मैं बता रहा हूं, जैसे पेड में मैं पढ़ाता हूं, है ना, एकदम वैसे ही कंटेंट है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आगे देखिएगा भैया, इसमें कुछ तथ्य भी हैं, जैसे अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग कहां मिलता है भैया? पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। और आगे देखिएगा अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा, अपभ्रंश को क्या क्या नाम दिया गया भैया? प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। लोक भाषा किसने कहा? कहेंगे सर भरत मुनि ने कहा, है ना। और अपभ्रंश के प्रथम वैयाकरण कौन माने जाते हैं भाई? हेमचंद्र माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम वैयाकरण कौन माने जाते हैं भाई? कहेंगे सर जी हेमचंद्र माने जाते हैं। हिंदी की 4 अपभ्रंश है, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और क्या है साथियों? खस है। हिंदी की 4 अपभ्रंश कौन सी है भाई? शौरसेनी है, अर्धमागधी, मागधी और क्या है? खस है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अवहट के बारे में। अवहट को क्या कहा जाता है भैया? देसियल बयाना कहा जाता है। अवहट को क्या कहा जाता है साथियों? देसियल बयाना कहा जाता है। और इसके प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? विद्यापति माने जाते हैं। और विद्यापति को क्या कहा जाता है साथियों? मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है। और अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है भाई? अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है अवहट को। और अवहट की पहली रचना कौन सी भैया? कीर्तिलता है। अवहट भाषा की पहली रचना कौन है? कीर्तिलता, जिसे किसने लिखा भैया? विद्यापति ने। अच्छा, विद्यापति ने दूसरी रचना कीर्ति पताका भी लिखी है। क्या लिखी साथियों? कीर्ति पताका भी लिखी है। वहीं पर शब्दकोश का जब नाम आता तो वर्ण रत्नाकर है, जिसके रचनाकार कौन है भैया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। कौन है भाई? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। विद्यापति के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां मैंने करी है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे ये। इसके अलावा मैथिली बोली में रचना इनकी क्या है? कहेंगे सर जी पदावली है। मैथिली भाषा के विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया था वो कौन थे भाई? विद्यापति थे। ठीक है। अब देख लीजिएगा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, है ना, कौन कौन सी भाई? शौरसेनी अपभ्रंश है साथियों। राजस्थानी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी 2 अपभ्रंश आती हैं, मारवाड़ी हो गई, मेवाती, ढूंढाड़ी, हड़ौती और मालवी, ये 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी में। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, ये सब किसमें? पश्चिमी हिंदी में, है ना। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी आई? पूर्वी हिंदी आई। पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। आपको अभी रटने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, सर जी रटने का ट्रिक बताइए कोई, अभी देखिएगा ट्रिक भी मिलेगा। मागधी अपभ्रंश की बात करें साथियों, मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आई, जिसमें भोजपुरी आती है, मगही आती है और क्या आती है साथियों? मैथिली आती है। क्या आती है? मैथिली आती है। खस अपभ्रंश की बात करें, खस अपभ्रंश में क्या है? पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी गढ़वाली हो गई और क्या हो गई साथियों? कुमाऊनी हो गई। क्या हो गई भाई? कुमाऊनी। आइए इनकी ट्रिक देख लेते हैं भाई, क्या ट्रिक है ना। देखिए भैया, पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी आ गई, और ब्राचड़ अपभ्रंश से क्या आती है? सिंधी आती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों अलग है? क्योंकि ये हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है, इसलिए इनको अलग रखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा पहली ट्रिक भैया, पहली ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, मामा मेवा ढूंढते हैं। मामा मेवा ढूंढते हैं, किसकी ट्रिक है भाई? राजस्थानी हिंदी की ट्रिक है, जिसमें देखो मां से क्या हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा, मां से क्या हो जाएगा? मालवी हो जाएगा, मेवा से क्या हो जाएगा साथियों? मेवाती हो जाएगा, और ढूंढ से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ढूंढाड़ी हो जाएगा। वहीं पर ह से क्या हो जाएगा साथियों? हड़ौती हो जाएगा। अब सवाल आता है सर इनकी क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र आगे मैं बता दूंगा। फिलहाल आप देखते हैं दूसरी उपभाषा की बोली क्या है भाई? इसकी ट्रिक देखो कौन सी है भैया? पश्चिमी हिंदी। इसकी ट्रिक बड़ी प्यारी है, हरि ने कब्र बुक की है। हरि ने क्या बुक की है साथियों? कब्र बुक की है। अब देखिएगा हरि से क्या हो जाएगा? हरियाणवी हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? बांगरू है। अच्छा, इसी का दूसरा नाम एक और भी है, जाटू भी कहा जाता है। आगे देखिए, कौ से क्या हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा, और खड़ी बोली, कौरवी, खड़ी बोली। खड़ी बोली का कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। खड़ी बोली का कौरवी नाम किसने दिया साथियों? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ये ध्यान रखिएगा, है ना। बढ़िया है, एकदम शानदार ट्रिक है। देखो भाई, ब्र से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ब्रज भाषा हो जाएगा। बू से क्या हो जाएगा? बुंदेली हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा? कन्नौजी। ये इतनी बोलियां है जो पश्चिमी हिंदी में शामिल हैं भाई। पूर्वी हिंदी की बड़ी प्यारी ट्रिक है। अब 36 है, या आप दूसरी ट्रिक याद कर सकते हैं, एबीसी। एबीसी चाहे याद कर लीजिए, चाहे आप 36 याद कर लीजिए। अ से क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। ब से बघेली। 36 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। चौथी क्या ट्रिक है भैया? बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी के मैम भोजन दो। मैं से क्या हो जाएगा भाई? भूख लग गई, है ना। मैम भोजन दो। मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली। और मां से क्या हो जाएगा भैया? मगही। और भोज से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर भोजपुरी हो जाएगा। भोज से क्या हो जाएगा साथियों? भोजपुरी हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा पहाड़ी हिंदी की बड़ी छोटी सी ट्रिक है, केजी। के फार कुमाऊनी होता है, जी फार क्या हो जाएगा साथियों? गढ़वाली हो जाएगा। जी फार क्या हो जाएगा भाई? गढ़वाली हो जाएगा। ये इस तरह क्या रही भाई? आपकी पूरी बोलियां रही हैं, एकदम शानदार तरीके से ट्रिक पूरी हो गई, है ना। अब थोड़ा सा जान लीजिएगा इनके क्षेत्र के बारे में, जैसे राजस्थानी हिंदी का ट्रिक है। ये देखो भैया, ट्रिक तो हो गई, अब इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो प्रश्न बनता है। जैसे मारवाड़ी कहां बोली जाती है साथियों? पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी कहां बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती कहां बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ढूंढाड़ी या हड़ौती की बात करें, ये कहां बोली जाती है भैया? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ढूंढाड़ी का अन्य नाम क्या है साथियों? ढूंढाड़ी का अन्य नाम क्या है? जयपुरी है। और मारवाड़ी का पुराना नाम क्या है? कहेंगे सर मारवाड़ी का पुराना नाम डिंगल है। राजस्थानी बोलियों का क्षेत्र के आधार पर बंटवारा किसने किया भैया? ग्रियर्सन ने किया था। कौन ग्रियर्सन? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये इस तरह आपने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम लोग ले रहे होंगे, आगे बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।